चलिए यहां देखा जाए, कह रहा है संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में हम लोग को पढ़ना। आर्थ्रोपोडा क्या है? कल हम लोग एनेलिडा संघ पढ़े थे। एनेलिडा संघ के अंतर्गत नेरिस वगैरह आ जाता है जी, ठीक है। तो खैर कल हम लोग पढ़ चुके थे। सेकंड हम लोग संघ पढ़ रहे हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्या आता है? तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो होता है ज्यादातर पे कीट वगैरह आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। तो यहां पे दे रहा है, पहले एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा संघों को आर्टिकुलेटा नाम के एक समूह में रखा जाता था। मतलब एक समूह था जिसका नाम था आर्टिकुलेटा। उस आर्टिकुलेटा में आर्थ्रोपोडा का जो जीव अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो जीव है, जितने भी हैं जंतु, वह और एनेलिडा जो कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है, वह जीव, इन दोनों जीवों को एक आपको समूह में रखा जाता था, जो उस समूह का नाम था आर्टिकुलेटा। क्लियर? नेक्स्ट कर रहा है, किंतु बाद में 1845 के, यानी बाद में 1845 में, ठीक है, उसको देखो बड़ा करो, 1845 में केटी इवान सीबोल्ड, एक साइंटिस्ट का नाम है, ने इस समूह से अलग कर उन्हें वर्म्स नाम दिया। अब इस जो आर्टिकुलेटा जो समूह है, इस समूह से उसको क्या किया? अलग कर दिया, और अलग करके क्या किया? उसका एक वर्म्स नाम दिया। शेष जो भी बचे, जितने भी जो जीव थे, शेष जो भी बचे, उनको आर्थ्रोपोडा के समूह में रखा। क्लियर? आगे करा, आर्थ्रोपोडा के संग लगभग 10 लाख जंतु है। इसके अंतर्गत 10 लाख जंतु है। याद होगा आपको, हम पढ़ाए होंगे, ठीक है, कि विश्व में जो कीट पतंग है 10,25,000 है। कितना है? 10,25,000 है। जो 10 लाख जो कीट है उसको एक आर्थ्रोपोडा संघ में डाल दिया गया, बचा 25,000। तो 25,000 में 7,000 प्रजातियां एनेलिडा में गया। अब बाकी 18,000 कुछ जो है वह किसी और आदर्श में चला गया। ठीक है, आगे क्या है? ये हो गया, जो पहाड़ की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र में 8 किलोमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। कहने की बात है कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो जीव है वह कितने, यानी कि कहां कहां पाए जाते हैं? तो हर एक जगह पाए जाते हैं, हर एक जगह ये पाए जाएंगे। ठीक है, हर एक जगह में भी बता रहा है कि पहाड़ की ऊंचाइयों पर भी पाएंगे और समुद्र के 8 किलोमीटर की गहराई तक भी पाए जाएंगे। जैसे झींगा, झींगा मछली हम लोग कहते हैं ना, झींगा मछली, वो मछली नहीं है, वो क्या है? कीड़ा है। तो वो समुद्र में पाया जाता है। तो उतना गहराई तक में भी हम लोग को क्या है? ये मिल जाता है। और अनेकों जगह तो होता ही है, जैसे टिड्डा वगैरह जो है, उदाहरण में टिड्डा वगैरह हम लोग देखते ही। नेक्स्ट करा है, इनमें अनेक भोजन के रूप में मनुष्य द्वारा खाए जाते हैं। यानी ज्यादा तौर पे इसको क्या है कि जैसे कि अगर झींगा की बात करें तो मनुष्य यानी हम लोग खाते हैं इसको, है ना। बाकी आप बिच्छू नहीं खाते, लेकिन अगर बात किया जाए तो चाइना की बात किया जाए तो चाइना तो सारे कीड़े मकोड़े वगैरह सब खा लेते हैं, समझ रहे हैं, है ना। कीड़ा मकोड़ा टोटल, यानी कि कीड़ा मकोड़ा वो लोग खाते हैं। ठीक है, तो कुछ हम लोग खाते भी हैं, जैसे झींगा की बात किया जाए, टिड्डा वगैरह की जब बात किया जाए तो कहीं ना कहीं वो चाइना वाले लोग खाते हैं। जो खाने वाले हैं तो खा रहे हैं, तो कोई उससे फर्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होता है कीड़े मकोड़ों। ठीक है, आगे क्या है, देखो उसको। परंतु कई मनुष्य के शत्रु भी होते हैं। अब देखा जाए, मनुष्य के ये शत्रु भी है, शत्रु यानी दुश्मन। अब बिच्छू ही है, अगर काट लेगा तो हमारे लिए क्या है? दुश्मन है ना जी, वो काट भी सकता है। आगे क्या है? तो वही कह रहा है कि कई हमारे लिए शत्रु यानी कि दुश्मन भी है। कुछ परजीवी के रूप में रहते हैं और मनुष्य, मवेशी तथा पौधों में कई बीमारी उत्पन्न करते हैं। कुछ जो है परजीवी के रूप में रहते हैं और मनुष्य या मवेशी में, जैसे अगर हम लोग को काट ले, या मवेशी यानी गाय भैंस वगैरह वह हो गया,
जन जानवर या पौधों वगैरह में भी टिड्डा वगैरह जो है पत्तियों को क्या करता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, पेड़ पौधे फसल को बर्बाद करता है, नुकसान करता है। आगे करा, यह एनिमेलिया का सबसे बड़ा संघ है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह एनिमेलिया का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो आर्थ्रोपोडा। याद रखिएगा, ये भी आई है ऑब्जेक्टिव। पूछा जाए एनिमेलिया का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, नेक्स्ट करा है विशेषताएं में, ये वायु, जल और थल के निवासी है। मतलब ये वायु में भी होते हैं। जैसे कहने का मतलब है, आप कहिए कि सर बिच्छू वायु में होता है, बिच्छू नहीं होता है, टिड्डा तो होता है ना जी वायु में, समझ रहे? तो सबका उदाहरण के तौर से बता रहा है कि ये कुछ जो है वायु में भी होते हैं, जल में भी होते हैं, जल में जैसे ये हो गया, और थल के निवासी भी है जैसे बिच्छू वगैरह। कोई कोई परजीवी भी होते हैं, कोई कोई परजीवी भी होते हैं। शरीर खंडयुक्त तथा त्रिस्तरीय होता है। शरीर जो है इनका खंडों की तरह होता है, खंडयुक्त। आहार नाल, आहार नाल पाचन तंत्र वगैरह है ना, ये सारा पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। मुख के चारों ओर मुखांग होते हैं। यही जो भाग है ये मुखांग हो गया, इसका ये मुखांग हो गया, ये मुखांग हो गया, जो जंतु के आवश्यकता अनुसार छेदने, छेदेगा, चूसने, चूसेगा रस वगैरह अपना भोजन के लिए, चबाने और चबाने में अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट करा, इनमें खुला रुधिर संवहन तंत्र होता है, यानी कि इनका जो ब्लड है इनके शरीर में खुला रुधिर बहता है। ठीक है, ये हृदय लंबा संकुचनशील होता है, हृदय लंबा होगा और संकुचनशील होगा। ठीक है, इनके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था, लार्वा यानी कि होगा, और लार्वा ही वो बड़ा होकर वयस्क का निर्माण करता है, यानी वयस्क हो जाता है। कोई दिक्कत? उदाहरण के तौर से बात करें तो टिड्डा है, झींगा है, बिच्छू है, इत्यादि बहुत सारे। और ये एक क्या है, बिच्छू का फिगर है, और ये एक आपका है ना झींगा का चित्र है। तो चाहे तो हम लोग यहां पर लिख दीजिए फिगर झींगा और ये बिच्छू। ठीक है, फिगर बना लीजिए, कोई दिक्कत है? पुराना था ये, है ना? चलिए ठीक है।